नमस्कार सभी को, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, जिसे हम इंटरनेशनल लॉ के नाम से जानते हैं। यह LLB फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक से इससे प्रश्न पूछे जाते हैं 70 नंबर के, जिसमें 100 नंबर का ओवरऑल एग्जामिनेशन होता है, जिसमें 30 नंबर प्रैक्टिकल कॉलेज के थ्रू मिलते हैं, 70 नंबर का एग्जाम होता है। जो क्वेश्चन आपको हम बताने जा रहे हैं वो है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का इंट्रोडक्शन, है ना। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ क्या है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की क्या ज़रूरत है, ये सब हम इंट्रोडक्शन में पढ़ते हैं। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है ना। अब आपको बता दें, जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है ना, LLB फर्स्ट सेमेस्टर का है, जो आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं। अब आपको बता दें, जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है, इसके फादर कौन है। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के फादर जो हैं वो हैं ग्रोटियस, है ना। कौन है? ग्रोटियस। ग्रोटियस ने ही पब्लिक इंटरनेशनल लॉ को मान्यता दी थी, एक प्रकार से फादर हैं। अब आपको बता दें, जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ वर्ड है वो कहाँ से आया। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ वर्ड जो है वो जर्नी बेंथम ने 1780 में दिया था। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ जर्नी बेंथम ने 1780 में दिया था। अब हम बात कर लेते हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ जो है उसका इंट्रोडक्शन क्या है। पेपर में पूछा जाता है कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के बारे में बताइए, इंट्रोडक्शन भी दीजिए और किसी एक स्कॉलर्स की डिफिनेशन बताइए। तो आप क्या बताएंगे? जैसे आपको बताया कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ इसलिए ज़रूरी है, जैसे बड़े बड़े वेरियस कंट्री, तो यहाँ पर कंट्री शब्द नहीं यूज करेंगे हम, यहाँ स्टेट वर्ड यूज करेंगे, है ना। तो बड़े बड़े स्टेट के बीच जो समझौता होता है उसे पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के थ्रू ही किया जाता है। जैसे आपको बता दें, जैसे कोई भारत और चाइना के बीच डिस्प्यूट पैदा हो गया, उसे कौन सॉल्व करेगा? पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत सॉल्व करेंगे, है ना। इसकी आसान सी डिफिनेशन है जो परीक्षा में लिख सकते हैं, वो आपको हम बताते हैं। जैसा कि इंट्रोडक्शन में है, हर देश अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक देश दूसरे देश के संपर्क में रहता है और अपनी ज़रूरतों को एक दूसरे देश से आदान प्रदान करता है, और यही कहलाता है इंटरनेशनल रिलेशनशिप, जिसे हम पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के थ्रू संचारी रूप से चालू रख सकते हैं। सीधी सी नॉर्मल सी डिफिनेशन है, इसे आप इंट्रोडक्शन में लिख लेना। जब आपसे पूछा जाए पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का इंट्रोडक्शन दीजिए और एक स्कॉलर की डिफिनेशन दीजिए, तब आप लिख देंगे ओपेनहाइम की डिफिनेशन। ओपेनहाइम ने क्या कहा? ओपेनहाइम का सीधा कहना यह था कि जो हमारा पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है, क्या है? पब्लिक इंटरनेशनल लॉ बॉडी ऑफ कस्टमरी रूल्स है ना, बॉडी ऑफ कस्टमरी रूल्स, है ना। उसके बाद बोल दिया बॉडी ऑफ कस्टमरी रूल्स एंड कन्वेंशनल रूल्स एंड सिविलाइज स्टेट, है ना। अब आपको इसकी फुल डिफिनेशन हम बताएंगे एक बार। ये डिफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओपेनहाइम की है ना। कभी कभी सिंगल पेपर में पूछी जाती है कि ओपेनहाइम की डिफिनेशन बताइए इंट्रोडक्शन पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के रूप में, तब आप यहाँ पे 10 नंबर पा सकते हैं बहुत आसानी से। तो यहाँ पे डिफिनेशन क्या बोली गई है मित्रों, पता है आपको? ओपेनहाइम ने कहा है, लॉ ऑफ नेशन एंड इंटरनेशनल लॉ इज द नेम ऑफ बॉडी ऑफ कस्टमरी रूल्स एंड कन्वेंशनल रूल्स विच कंसिडर्ड लीगली बाइंडिंग बाई सिविलाइज्ड स्टेट। इसमें बोला गया है, राष्ट्रों की विधि अथवा अंतर्राष्ट्रीय विधि में रूढ़िजन्य एवं परंपरागत नियमों के, है ना, जो समूह होते हैं उससे हम पब्लिक इंटरनेशनल लॉ कहते हैं, जिसे सभी राष्ट्र पारस्परिक व्यवहार और सामान्यता के आधार पर इसे लागू कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर मेन मुद्दा क्या आ गया था कि तुम्हारा जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है उसमें सिविलाइज स्टेट, कस्टमरी बॉडी, कन्वेंशनल रूल्स वगैरह वगैरह इसमें जोड़ दिया गया। जबकि इसमें जो मैटर था वो क्या था कि जो तुम्हारा कन्वेंशनल रूल्स है, सिविलाइज स्टेट है ना, बॉडी ऑफ कस्टमरी रूल्स है ना, तो यहाँ पर ये सब फिट नहीं बैठता था। तो इसे फिर डिफिनेशन को चेंज करते इसमें कुछ चीज़ें जोड़ी गई। वो क्या थी? जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, है ना। ये जो डिफिनेशन ओपेनहाइम ने दी, इसको कई स्कॉलर्स ने बदल दी। स्टार्ट एक स्कॉलर था, हॉलैंड ये भी स्कॉलर था, है ना। तो हॉलैंड ने क्या बोला? इंटरनेशनल लॉ इज अ वैनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरियस प्रूडेंस, है ना। जो इंटरनेशनल लॉ है और जो जूरियस प्रूडेंस है
वो दोनों एक समान नहीं हो सकती, है ना। और हॉलैंड ने बोला इंटरनेशनल लॉ को इट इज वीक लॉ, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा लॉ है वहाँ पर बहुत सी चीज़ें जोड़ी जाती हैं। जैसे हमारा क्या है यहाँ पे, जर्नल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। इंटरनेशनल लॉ का जो जर्नल प्रिंसिपल है, ओपेनहाइम ने इसकी बात नहीं की। तो आगे आपको बताएंगे कि ओपेनहाइम की ये डिफिनेशन है, ये 4 चीज़ें याद कर लो, डिफिनेशन हो जाएगी। तो पूछते हैं, लिखना ही लिखना है आपको। लेकिन रियलाइज इंटरनेशनल लॉ की डिफिनेशन कई स्कॉलर्स ने दी, वो हम इंट्रोडक्शन में तो इतना नहीं पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में सिर्फ इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे, सिर्फ ओपेनहाइम की एक डिफिनेशन पूछी जाती है, वो वहाँ पे आपको दे देनी है। अभी आगे हम स्कोप एंड नेचर हम बेसिक पढ़ेंगे उसका, तब आगे जो डिफिनेशंस हैं वो आपको हम बताएंगे, है ना। तो आपको बता दें जर्नल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। जर्नल प्रिंसिपल ऑफ लॉ इसलिए ज़रूरी है इंटरनेशनल लॉ में, जैसे आपको बता दें गुड फेथ कौन सी कंट्री फॉलो नहीं करती? अमेरिका फॉलो करता है, जापान करता है, चीन करता है। गुड फेथ को हर एक कंट्री फॉलो करती है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये तो पूरे इंटरनेशनल लॉ के बेसिस है ना। WHO को कौन नहीं फॉलो करता? हर एक देश, हर एक कंट्री WHO को फॉलो करती है। फिर आप बात कर लेते हैं WFO, है ना। इन सब रूल्स को हर एक कंट्री तो फॉलो करती है ना। ISO सर्टिफाइड वगैरह वगैरह सब होते हैं। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन में पूछा जाए कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का इंट्रोडक्शन दीजिए विथ डिफिनेशन ओपेनहाइम। तब आप बता देना जो हमारा इंट्रोडक्शन है वो लिखो। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के फादर ग्रोटियस थे। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ वर्ड 1780 में जर्नी बेंथम ने दिया। इंट्रोडक्शन में यही लिख दोगे पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। इसलिए ज़रूरी है एक देश दूसरे देश की आवश्यकता को समझें, और जिस देश की जो आवश्यकता हो वो प्रोडक्ट या फिर किसी अन्य प्रकार की चीज़ें आदान प्रदान कर सकते हैं, जिससे हर देश की आवश्यकता पूरी हो। इसे ही कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप, ठीक है। इतना आप लिख देना है आसान भाषा में। डिफिनेशन पे जाओगे तो बहुत लंबी है, कुछ नहीं हो पाएगा। इतना लिखोगे 10 नंबर पक्का मिलेंगे, नहीं मिलते हैं तो हमारी गारंटी है, ठीक है। फिर बोलेगा ओपेनहाइम का डिफिनेशन दो, तो सब याद रखना 4 चीज़ें। ओपेनहाइम ने अपने डिफिनेशन में बोला कि जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है बॉडी ऑफ कस्टमरी रूल्स है, कन्वेंशनल रूल्स है, सिविलाइज स्टेट के ऊपर लागू होता है, ठीक है। तो ये सब वहाँ पे लिखना। फिर आगे लिख देना जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। ये हर एक कंट्री को फॉलो करना पड़ता है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे एग्जाम्पल दे देना गुड फेथ, WHO, WFO, ISO, इन सब का डिफिनेशन वहाँ पे चीप देना। फिर आपका ये इंट्रोडक्शन पूरा हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें। धन्यवाद।